नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस शो में आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि सनातन देश में इस समय नशा सनातन का है, तो इसलिए नव संवत्सर उसी तरह मनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है। तो आज हैप्पी न्यू ईयर के संदेश तो बहुत कम आए, नव संवत्सर के संदेश ही ज़्यादा आए, लेकिन फ़ोन एक दो ही लोगों ने किया। सब व्हाट्सअप खेलते रहे या मैसेजर खेलते रहे। इस बीच चूंकि आज रविवार का दिन है, खबरों का टोटा रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसे विषय पर केंद्रित करूंगा आपका ध्यान, जो कि आपकी नज़रों से ओझल है। आपको पता है कि दुनिया में एक लंबा जो अरसा हुआ है वो सामंतशाही के प्रभाव से गुजरा है, लेकिन सामंतशाही का भी कभी न कभी अंत हुआ है। भारत में भी अंत हुआ है और दुनिया के दूसरे देशों में भी अंत हुआ है। एक जमाने में कहा जाता है कि जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, अंग्रेज हैं, उनका सत्ता का सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड भी अब अपने आप में सिमटा हुआ है और वहाँ पर जो राजशाही है वो सांकेतिक रह गई है। जापान में भी राजशाही है, दुनिया के और कई छोटे मोटे देशों में राजशाही है, लेकिन अधिकांश देश लोकतंत्र की तरफ प्रवृत्त हुए हैं। लोकतंत्र को लोगों ने पसंद किया है और जहाँ भी राजशाही है या सैनिक शासन है, वहाँ लोग बहुत सुखी नहीं हैं। ऐसे में आपको क्या हैरानी नहीं होती कि कोई देश, दुनिया का कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहां की जनता राजशाही की वापसी के लिए आंदोलन करे। आपको लगेगा शायद ये बात गलत कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। भारत के पड़ोस में जो एक देश है, छोटा सा देश है, पर्वतीय नेपाल, जो किसी जमाने में हिंदू बहुल राष्ट्र होता था और जो राजशाही के द्वारा ही संचालित होता था, करीबन 2008 तक वहाँ राजशाही जिंदा रही। 2008 के बाद वहाँ एक चुनी हुई सरकार आई, लोकतांत्रिक सरकार आई, जिसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में दुनिया ने और खुद भारत की जनता ने मान्यता दी। लेकिन अब उल्टे बांस बरेली वाला हो रहा है। नेपाल में कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ जनता है जो चाहती है कि ये जो मौजूदा व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष तंत्र है, ये वापस जाए और नेपाल दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और वहाँ राजशाही वापस आए। क्योंकि देखिए, नेपाल से हमारा भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारे हर तरह के संबंध, सांस्कृतिक और आर्थिक और सामरिक, हर तरह के संबंध सदियों से रहे हैं। जब से नेपाल वजूद में है, जब से हिंदुस्तान वजूद में है, तब से। तो इसलिए भारत के लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नेपाल में अचानक राजशाही वापस लाओ के नारे क्यों लग रहे हैं, लोग सड़कों पर क्यों हैं, लोग क्यों हिंसा पर उतारू हैं, लोग क्यों जेल जाने पर उतारू हैं। इस समय नेपाल में जो राजशाही का आंदोलन है, राजशाही की वापसी का आंदोलन है, उसको जन आंदोलन कहा जा रहा है और उसकी जो अगुवाई है, एक बड़े बुजुर्ग नेता हैं, 75-80 साल के होंगे शायद, दुर्गा प्रसाई साहब, ये उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ बहुत से लोग हैं। सुवेदी साहब हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता है। और राजनीतिक दलों में अगर आप देखें तो वहाँ आरपीपी नाम की एक पार्टी है, जिसको आप राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कह सकते हैं। ये पार्टी इस जन आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। हिंदुस्तान में आपने देखा कि बहुत से ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें राजनीतिक दल अलग थलग हो जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का जब भी आंदोलन होता है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। देश में आपको 1975 में भारत में आपातकाल लगा, तो उसके खिलाफ, चूंकि वो भी एक तरह की सामंतशाही का फैसला था, तो उसके खिलाफ देश के तमाम राजनीतिक दल एक हुए। लेकिन अभी पिछले दिनों में जो किसान आंदोलन भारत में चला, उसमें राजनीतिक दलों ने खुलकर सक्रियता भाग नहीं लिया। लेकिन नेपाल में हैरानी की बात है कि आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी खुल करके राजशाही वापस लाओ आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। और कहा जाता है कि इस आंदोलन को नेपाल के जो पुराने राजा हैं ज्ञानेंद्र सिंह,
उनका संरक्षण प्राप्त है। और उनका जो महल है नारायण नारायण हिटी या रिटी कहलाता है, उस महल से इस आंदोलन का संचालन किया जा रहा है। आप नेपाल में आपने देखा कि जैसे सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता है, वैसा होता आया है। राजशाही के समय में भी होता रहा है। एक समय तो ऐसा आया था कि राज परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और उसका आज तक पता नहीं चला कि उस हत्या के पीछे साजिश किसकी थी। राजघराने के लोग थे या कोई विदेशी हाथ था, लेकिन थी। और 2008 में राजशाही नेपाल से विदा कर दी गई और वहाँ निर्वाचित सरकार आई। लेकिन निर्वाचित सरकार में भी आप देखें कि जितने भी 2008 से अब हम 2025 में आ गए हैं, स्थायित्व का घोर अभाव है। यहाँ बहुत जल्दी सरकारें गिरती हैं, कोई कभी समर्थन वापसी से गिरती है, कभी कोई जन आंदोलन से गिरती है। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, वो जो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है ये राजशाही वापसी का आंदोलन। राजशाही वापसी के आंदोलन के लिए यहाँ लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आगामी 10 अप्रैल को बागमती एक जगह है, वहाँ पर इस आंदोलन को और विराट रूप देने की तैयारी कर ली गई है। और इसमें इस आंदोलन के समर्थन में गाहे गवाहे दूसरे दल भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और सब चाहते हैं, अधिकांश जनता चाहती है कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और वहाँ पर राजशाही को वापस ले आया जाए। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये तो बहुत गहन अध्ययन की बात है। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे दुर्गा परसाई हों या सुवेदी साहब हों, ये सब राजा ज्ञानेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हैं। इन लोगों को राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने ही नियुक्त किया है और ये ही उनको समर्थन दे रहे हैं, आर्थिक समर्थन दे रहे हैं और जो भी समर्थन संभव है वो दे रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि नेपाल में राजशाही की वापसी इतनी आसान नहीं है। जितना कि उसका जाना कठिन था, उतना ही उसका वापस आना कठिन है। इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन होना चाहिए और उतने बड़े समर्थन के साथ संशोधन होना चाहिए कि संशोधन सर्वमान्य हो जाए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। नेपाल में आपने देखा, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि राजशाही का अंत 2008 में हुआ, जबकि 2008 से पहले आप चले जाएं तो इस देश में 240 साल तक लगातार राजशाही सत्ता में रही, सत्ता के सूत्र उसके हाथ में रहे और वहाँ की जनता ने सिर झुका करके राजशाही का सम्मान किया। लेकिन जब अति हुई तो राजशाही के खिलाफ जनता गई और वहाँ पर चुनाव हुए और बाकायदा वामपंथी समर्थन के लोग सत्ता में लौटे। लेकिन राजशाही का फन पूरी तरह से कुचला नहीं जा सका, इसलिए बार बार राजशाही यहाँ पर सिर उठा रही है। 1996 से लेकर 2006 तक राजशाही के खिलाफ नेपाल में जो कुछ हुआ वो आज की पीढ़ी को शायद मालूम नहीं होगा। खूंरेजी, हिंसा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम सारी ऐसी समस्याएं थी जिनसे नेपाल की जनता जूझ रही थी। और उस समय राजशाही की जो चार दीवारें थी, जो किले थे, जो दुर्ग थे, जो प्राचीर थे, वो धीरे धीरे ढह गए और उसके बाद से लोग भूल गए कि कोई राजशाही भी थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर राजशाही का भूत जो है, जिन्न कहे या भूत कहे, भूतल से बाहर आ चुका है। अब चूंकि देखिए नेपाल में हमारी दिलचस्पी इसलिए रहती है कि हमारे बाकायदा, जैसे मैंने कहा कि रोटी बेटी के संबंध है। बहुत से राज परिवार नेपाल के जो है वो भारत के राज परिवारों से उनके वैवाहिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध तो हैं ही, और अब तो सामरिक संबंध भी थे। लेकिन जब से चीन के प्रति नेपाल का झुकाव हुआ है, तब से भारत भी नेपाल को लेकर के चिंतित और आशंकित रहने लगा है। अब भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को अगर आज आप देखें तो आपको लगेगा कि उसमें जो नेपाल में आजकल चल रहा है उसका थोड़ा थोड़ा अक्स हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, भारत में भी दिखाई दे रहा है। भारत में हालांकि अभी राजशाही की वापसी की कोई बात कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोसों मीलों दूर तक नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत की राजनीति में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पुराने राजाओं महाराजाओं का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। उससे कभी कभी लगता है कि ये राजे महाराजे सब मिलकर के जो सत्ता के प्रतिष्ठान में हैं, चाहे वो सत्ता प्रतिष्ठान के बाहर विपक्ष में है,
इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के जो अघोषित आंदोलन इस समय सत्ता प्रतिष्ठान और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से चल रहे हैं, और उसको नेपाल के आंदोलन की तरह उग्र रूप दे सकते हैं। कोशिश हो ही रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदुस्तान को आपने देखा कि मुसलमानों के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से एक तरफा व्यवहार राज सत्ता की ओर से किया जा रहा है, उससे असंतोष लगातार बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, मुसलमानों को बाहर फेंकने की कीमत पर भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर सकती है। गारंटी नहीं है, और उसकी कामयाबी की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि नेपाल और भारत के में बहुत फर्क है जागरूकता में और राजनीतिक जागरूकता में। भारत बहुत बड़ा देश है, नेपाल बहुत छोटा देश है। नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए आंदोलन चलाना जितना आसान है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाना जितना आसान है, उतना आसान हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन कोशिशें बरकरार हैं। आपने देखा कि पहली बार इस देश में कई राज्यों ने ईद की छुट्टी को ऑप्शनल घोषित किया, यानी वो सबके लिए छुट्टी नहीं थी, वो केवल मुसलमानों के लिए छुट्टी थी। मुसलमानों को सड़कों पर अलविदा की नमाज करने से रोका गया। सड़कों पर तो छोड़िए, उनकी छतों पर जो उनकी खुद की अपनी छत है उन पर भी नमाज अदा करने से रोका गया। जाहिर है कि भारत के में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये ख्वाब देखता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो फिर राजे महाराजे भी पिछले के दरवाजे से सत्ता प्रतिष्ठान में वापस आने की चेष्टा करेंगे। और आज भी कई राजघराने ऐसे हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, जिन्होंने कानून के गुप्त दरवाजों का, पिछले दरवाजों का लाभ लेकर के अपनी संपत्ति को बरकरार ही नहीं रखा है, बल्कि उसको 4 गुना 6 गुना बढ़ा करके रखा है। आप देखेंगे हिंदू भारत के में लोकतंत्र के होते हुए भी राजघरानों को बाकायदा, चाहे कोई भी दल सत्ता में रहा हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, सबने भागीदार बनाया है। कांग्रेस ने तो कांग्रेस को इस श्रेय जाता है कि आज़ादी के बाद देश में जितने भी राजे महाराजा थे, 563-64 जो राज परिवार थे, उन सबको भारतीय गणतंत्र में शामिल किया, और भारतीय गणतंत्र में शामिल करने के साथ साथ ही उनको कांग्रेस में भी शामिल कर लिया। अब कुछ बच्चे थे जो कांग्रेस में नहीं आए, तो वो अपनी ढपली अपना राग अनापते रहे, लेकिन उनके जो राग थे वो भी हिंदुत्व के ही राग थे। उस समय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा राजघरानों द्वारा संरक्षित पार्टी थी, और उसने बाकायदा चुनाव लड़े, जीते भी हारे भी, लेकिन उसको कालांतर में उतनी कामयाबी नहीं मिली। तो बहुत से लोगों ने अरसे तक, बहुत से राजघरानों ने अरसे तक भारतीय कांग्रेस के साथ रहकर काम किया, लेकिन बाद में मोहभंग हुआ तो उन्होंने बगावत भी कर दी, और उसको बाद में गद्दारी का नाम भी दिया गया। जैसे ग्वालियर का एक बहुत बड़ा घराना है सिंधिया राजघराना, 1967 तक कांग्रेस के साथ रहे, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1980 में यही सिंधिया राजघराने के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया, वो कांग्रेस में आ गए और मरणोपरांत तक कांग्रेस में रहे। लेकिन उनके बेटे ने 2020 में 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ शामिल नहीं हुए, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया। तो ये किस्सा अलग है। भारत में राजशाही के अवशेष अभी भी बहुत मात्रा में पड़े हुए हैं। उन्हें देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि नेपाल में भी राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बलवती हो सकती है, तो क्या भारत में भी ऐसा करने की कोशिशें कुछ लोग, कुछ जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जिनकी मानसिकता में अभी भी सामंतवाद का कूड़ा भरा है, क्या ये लोग भी भारत में नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र बनाओ या राजशाही वापस लाओ के आंदोलन चला सकते हैं? न चलाएं तो मुझे तो ये भी लगता है कि नेपाल के इस आंदोलन को भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, भारत के सत्ता प्रतिष्ठान की जो राजनीतिक पार्टी है, वो पीछे के दरवाजे से समर्थन दे सकती है, क्योंकि दुनिया में अभी हिंदू राष्ट्र अब कोई बचा नहीं है। और भारत भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि भारत भी हिंदू राष्ट्र बन जाए और साथ साथ में नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बन जाए।
तो एक से भले 2 हो जाएंगे, और आगे अगर ये गतिविधियां चली तो अगले 10, 50, 25 साल में 1 से 11 भी हो सकते हैं। दूसरे जो हिंदू धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले राष्ट्र हैं, उनको भी हिंदुत्व के भगवा रंग में रंगा जा सकता है। लेकिन ये एक कपोल कल्पना है। वापस नेपाल पे आते हैं। नेपाल में भी राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का जो आंदोलन है, ये कामयाब हो पाएगा, इसको लेकर के मुझे शंका है। क्योंकि वामपंथी जो चीन है बगल में, जिसका प्रभुत्व इस समय नेपाल की राजसत्ता पर बहुत ज़्यादा है, वो इस आंदोलन को कामयाब नहीं होने देना चाहेगा। इस तरह से टकराव होगा और नेपाल एक बार फिर से गृह युद्ध की विभीषिका में फंस सकता है। फंसा नहीं है, उसकी चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। तो अब आपको और हमको सबको नेपाल पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या नेपाल में राजशाही वापस आएगी, क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि नेपाल का अस्तित्व भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक अस्तित्व को भी प्रभावित करता रहा है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो भारतीय हिंदुओं के लिए एक तीर्थ के समान है, और लोग उसको अपना ही मानते हैं। नेपालियों को भी अपना मानते हैं। भारत सरकार में तो, भारत की सेना में नेपाली बड़ी तादाद में है। नेपाली, चूंकि नेपाल में बेरोजगारी की भारी समस्या है, तो बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में नेपाली जो हैं, इनको गोरखा भी कहते हैं, हालांकि वो गोरखे नहीं होते हैं, उनकी शक्ल एक जैसी होती है। तो वो सब या तो होम गार्ड्स के काम करते हैं या घर में खाना बनाने का काम करते हैं। मतलब वो महाराज है, महाराजा नहीं है। वो तो ऐसे लोग बड़े तादाद में आते हैं। हमारी सीमा जो है वो फ्री सीमा है। भारत का आदमी नेपाल में, नेपाल का आदमी भारत में बेरोक टोक जा सकता है। उसके लिए वीज़ा इतना अनिवार्य नहीं है। अपना वो केवल पहचान पत्र मतदाता पर ले जाए, आधार कार्ड ले जाए, पैन कार्ड ले जाए, तो आ जा सकता है। भारतीय मुद्रा का लेन देन भी नेपाल में खूब होता है। और मतलब मैंने शुरू में ही कहा कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो रोटी बेटी के संबंध है। तो रोटी बेटी के जिस राष्ट्र से संबंध हो, उस राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखना आपकी, मेरी, सबकी जवाबदेही है। तो आज पुनः मैं आपको नव संवत्सर की बधाइयाँ देते हुए आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब मित्र इस चक्षुदर्शी को